टिहरी से विधायक रहे धन सिंह नेगी की हुई भाजपा में घर वापसी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। 2022 में कांग्रेस से लड़े थे चुनाव। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी का बड़ा फैसला। 5 मंडल में 5 मंत्रियों की तैनाती, एक पदाधिकारी भी किए गए तैनात। कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की मांग। प्रदेश के सभी सांसदों से उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ओबीसी स्टेटस की पुरजोर वकालत करने की मांग। चंपावत में नेशनल हाईवे अधिकारियों की लापरवाही से जनता परेशान। संतोला के पास 26 घंटे से बंद पड़ा हाईवे, यात्री भूखे प्यासे फंसे। देवभूमि लाइव देख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ और खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस मुख्यालय का निरीक्षण किया और इस दौरान सीएम ने पुलिस अधिकारियों से जानकारी ली और अधिकारियों को पुलिस व्यवस्था दुरुस्त करने के सख्त निर्देश दिए। आपको बता दें, सीएम ने पुलिस मुख्यालय के सभी कार्यालयों का निरीक्षण कर वहां की कार्यप्रणाली का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने तथा अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के सख्त निर्देश दिए। राजधानी देहरादून में जागर ढोल संस्कृति उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी, कई कैबिनेट मंत्री सहित कई गणमान्य लोगों का जमावड़ा लगा। कार्यक्रम में पहुंचे सीएम धामी ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से प्रदेश की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। हमारी उत्तराखंड की सरकार लोक कलाओं को सुरक्षित और समृद्ध करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी सभागार में हमने साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले नवोदित उदयमान हमारे जो प्रतिभावान साहित्यकार हैं, साहित्य के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, उनके प्रोत्साहन की भी हमने अनेक योजनाएं शुरू की हैं। हम हर 6 माह में अपने प्रदेश के लोक कलाकारों की जो सूची तैयार कर रहे हैं, उससे हमें जहां एक और कलाकारों को सत्यापित करने में सहायता मिल रही है, वहीं हम उनका प्रोत्साहन भी कर रहे हैं। जो भी सहायता करनी है उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं और इसी की सहायता से हमारी सरकार द्वारा कोरोना काल में भी जो हमारे लगभग 3200 सूचीबद्ध लोक कलाकार थे, उनको भी हम लोगों ने एक पैकेज देकर उस समय कोरोना काल में एक सहायता का प्रावधान किया था। इसके अलावा हम लोक कला के क्षेत्र में अपना जीवन समर्पित करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध और अस्वस्थ लोक कलाकारों को भी प्रतिमाह 3000 रुपए की पेंशन का भी ये भी प्रावधान किया गया है। तो चलिए सीधा रुख करेंगे देहरादून का, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी पीएचक्यू के औचक निरीक्षण के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और व्यवस्थाएं अच्छी हों, महिला अपराध कम हो, कानून व्यवस्था और हमारी अच्छी बने और ज़रूरतमंद लोगों को तत्काल पुलिस की सहायता मिले और डेमोग्राफिक चेंज है, धर्मांतरण है, ऐसे लव जिहाद के जो प्रकरण हैं, उन प्रकरणों पर और त्वरित गति से कार्रवाई भी हो और इन पर सख्ती से कानून काम करे, इस संबंध पर सब चर्चा हुई है। और साथ ही पुलिस की ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के साथ साथ जो यहाँ पर भवन इत्यादि बनाए जाने हैं, जिसमें हमने 100 करोड़ रुपए की धनराशि प्रत्येक 3 वर्षों तक का प्रावधान किया है। उस धनराशि से पुलिस के लिए अच्छे आवास बने, ट्रेनिंग समय समय पर अच्छी हो। हमारे सभी अधिकारी जिन्होंने अपनी सेवा के प्रारंभिक काल में जहाँ से ट्रेनिंग ली है, उन थानों में जाकर उन थानों की व्यवस्थाओं को भी देखें कि उनके ट्रेनिंग काल से लेकर अब तक थाने किस स्थिति में आ गए हैं, कितना उसमें परिवर्तन हुआ है या उसमें और क्या सहयोग किया जा सकता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त बढ़ाई जाए और यातायात की व्यवस्था ठीक की जाए, इन सभी पर चर्चा हुई और हमें लगता है कि आने वाले समय में हमारी पुलिस और अच्छे तरीके से काम करेगी और जो अवांछित तत्व हैं
उन तत्वों पर सख्ती से निपटेगी। डेमोग्राफिक चेंज को लेकर आप लगातार चिंता जताते हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि पथरदून के इलाके में करीब 28 के आसपास गांव जो है वो अल्पसंख्यक वहाँ पर अपने हैं। क्या सरकार इस दिशा में कुछ विचार कर रही है? नहीं, देवभूमि का मूल स्वरूप किसी भी कीमत पर बिगड़ना नहीं चाहिए। उसको लेकर हम प्रतिबद्ध भी हैं, हमारा संकल्प है। इसीलिए हम यहाँ पर डेमोग्राफिक जो चेंज की लगातार आप सब लोगों के द्वारा भी अन्य माध्यमों से भी पता होता है, उस पर वेरिफिकेशन ड्राइव चलेगी और पुलिस और हमारा गृह मंत्रालय उस पर संयुक्त रूप से काम करेगा। सर, आबकारी महकमा और प्रशासन ने भी लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी की है। सर, लेकिन उसमें नहीं, जहाँ भी कार्रवाई हो गई है, लेकिन आबकारी विभाग पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तमाम विभाग के अधिकारी जो शांत बैठे, जबकि पुलिस की जो एसओजी बंद कर दी गई है, तमाम कार्रवाई हुई है। देखिए, जहाँ पर भी चूंकि विभिन्न माध्यमों से मुझे शिकायतें प्राप्त हुई थी, उन्हीं शिकायतों के माध्यम से कार्रवाई हुई है और कोई कार्रवाई कल हो गई तो आगे नहीं होगी, ऐसा नहीं है। ये कार्रवाई तब तक होगी जब तक व्यवस्था पटरी पर नहीं आएगी। बाहर के इलाकों में सर, जैसे अभी नंदानगर में घटना देखने को मिली है, इसी तमाम जगहों पे घटना देखने को मिल रही है। अभी पिछले बीते साल जो है धारचूला में हुई, इस तरीके की घटनाओं को क्या अलग से आप किस तरह से सोचते हैं? नहीं, ये जो भी इस प्रकार के प्रकरण हैं और ये जिनसे भी जुड़े हुए हैं, जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं इन आपराधिक घटनाओं में, पहले तो हमारा प्रयास होगा कि इस प्रकार की घटनाएं यहाँ पर हो ही ना, और घटनाएं होंगी तो उसमें सख्ती से कार्रवाई होगी। चलिए इसी के साथ खबरों का रुख करेंगे। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना डोईवाला पहुंचे, जहां उन्होंने गुरुद्वारा सिंह सभा में बैठक की और प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी और निकाय चुनाव को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि उत्तराखंड प्रदेश हमेशा से ही महिला प्रधान प्रदेश रहा है। यहाँ के खेत खलिहान, चूल्हे चौके से लेकर हर कार्य में महिलाओं की अग्रणी भूमिका रही है, पर जिस तरह से महिलाओं की किस्मत पर, महिलाओं की इज्जत पर हमले हो रहे हैं, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। के खिलाफ जिस प्रकार के हिंसा के मामले, हत्या के मामले, बलात्कार के मामले, बच्चियों के रेप के मामले, रोजाना कोई ना कोई खबर प्रदेश के किसी न किसी कोने से आती है। एक दिन बीता नहीं, दूसरे दिन खबर फिर आ जाती है। कल सितारगंज से खबर आ गई, उससे पहले दिन काशीपुर में दुग्ध संघ के अध्यक्ष की खबर आ गई, उससे पहले दिन सल्ट से आपके मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के। सरकार में भी दायित्वधारी और पार्टी में भी पदाधिकारी। इसी प्रकार से जो पुराने कलेर में शंतशाह में हुआ, वहाँ पर भी जो ओबीसी प्रकोष्ठ का उनका पदाधिकारी था, वो हत्या और बलात्कार के मामले में था। तो भारतीय जनता पार्टी को जनता के सामने इस बात का जवाब देना पड़ेगा। हरिद्वार के व्यस्तता में इलाके रानीपुर मोड़ स्थित ज्वेलर्स शोरूम में दिन दहाड़े 5 करोड़ की डकैती हो गई, जिसके बाद डीजीपी उत्तराखंड अभिनव कुमार हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार पहुंचकर डीजीपी अभिनव कुमार ने पुलिस अधिकारियों से आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर विस्तार से चर्चा की। डीजीपी अभिनव कुमार घटनास्थल पर भी पहुंचे और शोरूम मालिक से वार्ता कर तमाम तथ्य जुटाए। डीजीपी ने कहा कि पूरे मामले में कहीं न कहीं पुलिस से चूक हुई है और ये पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि जल्द ही पूरे मामले में बड़ा खुलासा किया जाएगा। चुनौती है भी है और एक अवसर भी है ये हमें ये दिखाने का कि बाहर के से आने वाले अपराधी ये ना समझे कि उत्तराखंड किसी भी तरह से, देखिए ये देवभूमि है और यहाँ हम नॉर्मली आने वाले सभी पर्यटकों का और तीर्थयात्रियों का स्वागत करते हैं, लेकिन इस प्रकार के जो दुस्साहस करेंगे, जो बदमाश चाहे हमारे पड़ोसी राज्य के हों, कहीं से भी आए हों, तो उनका भी हमें पुलिसिया ढंग से स्वागत करना आता है। और इसमें हमने अपनी बेस्ट टीम लगा रखी है, हरिद्वार पुलिस के अफसरों की भी और हमारी एसटीएफ की भी। हम इसमें पड़ोसी राज्यों की पुलिस से भी मदद ले रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि निकट भविष्य में इस घटना का सही खुलासा भी होगा। नदी में मछली पकड़ने 2 लोग गए और इस दौरान नदी में अचानक पानी का बहाव तेज हो गया। गनीमत ये रही कि समय रहते एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने अपनी जान जोखिम में डालकर अच्छे पानी के तेज बहाव के बीच फंसे दोनों लोगों को सकुशल रेस्क्यू किया, जिसके चलते रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत करते हुए बीच मझधार में फंसे दोनों लोगों को एक कर बामुश्किल रेस्क्यू कर बाहर निकाला। तब जाकर रेस्क्यू कर निकाले गए लोग और रेस्क्यू टीम ने राहत की सांस ली।
चंपावत के संतोला के पास बंद नेशनल हाईवे को 26 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक नहीं खोला गया है, जिस वजह से यात्रियों की हालत खराब है। लोगों का कहना है कि पूरा दिन बीत जाने के बाद भी नेशनल हाईवे को नहीं खोला जा सका। पुरानी मशीनों को खोलने के लिए लगाया गया है और कुल मिलाकर नेशनल हाईवे के अधिकारियों की लापरवाही जनता पर भारी पड़ी है। लोग नेशनल हाईवे के अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल बंद पड़े नेशनल हाईवे के हिस्से को लोगों के द्वारा पैदल मार्ग के जरिए पार कर आगे की यात्रा की जा रही है। राज्यपाल के पूर्व ओएसडी और भाजपा नेता देवेंद्र प्रधान को हरिद्वार में भाजपा अनुसूचित मोर्चे का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। नई जिम्मेदारी मिलने पर जगजीतपुर स्थित बीजेपी ऑफिस में देवेंद्र प्रधान का भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। देवेंद्र प्रधान ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है वे पूरी लगन और निष्ठा के साथ निभाएंगे। उन्होंने कहा कि आगामी नगर निकाय चुनावों में भाजपा ही जीत का परचम लहराएगी। संगठन ने एक नई जिम्मेदारी दी है जिलाध्यक्ष अनुसूचित मोर्चे की, तो अपना यही एक अभी तो हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है। फिलहाल तो जो है हमारा पूरा फोकस जो है 10 करोड़ सदस्य बनाने का जो एक अपना लक्ष्य है उसे पार करने पर है और उसी के निमित्त हमारी आजकल बैठकें चल रही हैं और अभी पूरा फोकस हमारा जो है सदस्यता अभियान पर। निकाय चुनाव तो आप भली बात जानते हैं, चाहे रुड़की हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे उत्तराखंड हो, इसमें तो भारतीय जनता पार्टी का भी कोई मुकाबला है ही नहीं। तो ये तो निकाय चुनाव तो हम एक तरफा जीते रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। शराब तस्करों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से नाराज एसएसपी अजय सिंह ने एसओजी देहात को भंग करते हुए देहरादून एसएसपी कार्यालय अटैच कर दिया और इसके अलावा ऋषिकेश और रायवाला थाने में पिछले 10 सालों से डटे पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को भी ट्रांसफर कर अलग अलग थाना चौकियों में भेज दिया है। एसएसपी का कहना है कि तीर्थ क्षेत्र में शराब तस्करों पर प्रभावी कार्रवाई हो, इसलिए अब बड़ा फेरबदल किया गया है। ऋषिकेश, कोतवाली और रायवाला थाने में आने वाले सभी नए अधिकारियों और कर्मियों को ड्यूटी ज्वाइन करते ही शराब तस्करी पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएंगे। एसएसपी ने लोगों से अपील की है कि वह अपने क्षेत्र में नशा बेचने वालों की जानकारी पुलिस को दे, जिससे कि पुलिस नशे पर प्रभावी कार्रवाई कर सके। परीक्षण किया गया तो इसमें रायवाला और ऋषिकेश में काफी सारे ऐसे पुलिसकर्मी थे जो लंबे समय से यहाँ पर पोस्ट है या अन्य कारणों से समय समय पर यहाँ पर पोस्ट होते रहे। तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक अच्छा पुलिसिंग के लिए वहाँ जो काफी समय से लोग थे उनको शिफ्ट किया गया अन्य थानों पर। अन्य थानों से यहाँ पर पोस्ट किया गया कि और परफॉर्मेंस देहात क्षेत्र की बढ़ाई जाए। साथ ही साथ यहाँ पर जो एसओजी के यहाँ पर एक टीम थी हमारी जो ऋषिकेश देहात में देखती थी, तो उनका भी जो है पूरा परीक्षण किया गया। अन्य कार्यों में तो संतोषजनक रहा, लेकिन शराब में बड़े माफियाओं पर कार्रवाई या देखा जाए कि जो संगठित रूप से इस तरह के अवैध कारोबार में लिप्त है उन पर बहुत बड़ी कार्रवाई ना पाते हुए अच्छी मॉनिटरिंग हो, तो उनको सिटी क्षेत्र के जो हमारे जो एसओजी की टीम है जिसमें इंस्पेक्टर और अन्य जो पर्यवेक्षण डायरेक्टर रहता है, तो वहां पर उनको संबद्ध किया गया है और आगे टास्किंग करके उनको वहां से विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह की अवैध कार्रवाई को अंकुश के लिए लगाया जाएगा। चक्रातारी विधानसभा का कालसी ब्लॉक मुख्यालय एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है, जहां पर कैंटीन से संबंधित टेंडर की जानकारी लेने पहुंचे पूर्व जिस प्रमुख पप्पू जोशी के साथ हुए अभद्र व्यवहार और मारपीट से संबंधित प्रकरण के चलते हंगामा खड़ा हो गया। हालांकि स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आरोपी युवक के परिजनों के हस्तक्षेप के बाद मामले को सुलझा लिया गया है। वहीं उक्त युवक द्वारा इस कृत्य के लिए सबके सामने माफी मांगकर खेद प्रकट किया गया, तब जाकर मुश्किल से मामला शांत हुआ। पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख पप्पू जोशी का कहना है कि कैंटीन के टेंडर से संबंधित जानकारी लेने वह ब्लॉक में आए थे। पूर्व ब्लॉक प्रमुख जोशी ने ब्लॉक प्रतिनिधियों पर ब्लॉक के अंदर अनाप शनाप लोगों को संरक्षण देने और कमरों पर कब्जा कर अनाप शनाप कार्य करने और कैंटीन के टेंडर और योजनाओं में धांधली के बड़े आरोप लगाए हैं। यहाँ पे टेंडर नहीं दिया गया। इन्होंने गुपचुप तरीके से किसी को टेंडर देने के लिए 27 तारीख को चुपचाप से किसी अखबार में निकाला, 30 को उसकी विज्ञप्ति खत्म कर दी। ये हमने लिख के दिया था कि गलत टेंडर लगाया है और क्या बोलते हैं इसको निरस्त किया जाए। बॉक्सर रखे हुए हैं, यहाँ ब्लॉक में आना जाना दूभर हो रखा है। यहाँ रात भर दारू चलती है, शराब चलती है और कुछ लोग अनाप शनाप काम उन कमरों में होते हैं। जिनके साथ विवाद हुआ है पप्पू जोशी जी के, तो उन्होंने एप्लीकेशन यहाँ पर दी है। तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश ये की जाएगी कि आगे इस तरह की कोई घटना ना घटे और जो भी घटना ये घटी है हमारे स्तर से लगता है कि ये नहीं होना चाहिए और ये दुखद है। जो प्रकरण ये हुआ है ये गलतफहमी में हुआ है
और माननीय हमारे सम्मानित व्यक्ति है पप्पू जोशी जी, उनके मान समाज को ठेस पहुंची है, तो उसके लिए मैं भी क्षमा पात्र हूँ। और जिनके द्वारा ये गलतफहमी में हुआ है, सभी प्रतिष्ठित लोगों के बीच में आने के बाद, सुलह के बाद उस व्यक्ति ने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है और मामला शांत हो गया। कोई ऐसी बात नहीं, सब चीज़ें गलतफहमी में हुई है। ये कोई ऐसा प्रकरण नहीं है, कोई देश भावना वाला है, कोई ऐसा कोई विषय नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस मुख्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने पुलिस अधिकारियों से जानकारी ली और अधिकारियों को पुलिस व्यवस्था दुरुस्त करने के सख्त निर्देश दिए। आपको बता दें, सीएम ने पुलिस मुख्यालय के सभी कार्यालयों का निरीक्षण कर वहां की कार्य प्रणाली का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने तथा अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के सख्त निर्देश दिए। पूरे राज्य की पुलिस व्यवस्था इस मुख्यालय से चलती है, इसलिए आज यहाँ पर आकर सभी अधिकारियों से वार्ता भी की है, सबसे चर्चा की है और कुछ सुझाव भी लिए हैं। कुछ ज़रूरी जो काम हैं राज्य में और व्यवस्थाएं अच्छी हों, महिला अपराध कम हों, कानून व्यवस्था और हमारी अच्छी बने और ज़रूरतमंद लोगों को तत्काल पुलिस की सहायता मिले। और डेमोग्राफिक चेंज है, धर्मांतरण है, ऐसे लव जिहाद के जो प्रकरण हैं, उन प्रकरणों पर और त्वरित गति से कार्रवाई भी हो और इन पर सख्ती से कानून काम करे, इस संबंध पर सब चर्चा हुई है। और साथ ही पुलिस की ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के साथ साथ जो यहाँ पर भवन इत्यादि बनाए जाने हैं, जिसमें हमने 100 करोड़ रुपए की धनराशि प्रत्येक 3 वर्षों तक का प्रावधान किया है। उस धनराशि से पुलिस के लिए अच्छे आवास बने, ट्रेनिंग समय समय पर अच्छी हो। हमारे सभी अधिकारी जिन्होंने अपनी सेवा के प्रारंभिक काल में जहाँ से ट्रेनिंग ली है, उन थानों में जाकर उन थानों की व्यवस्थाओं को भी देखें कि उनके ट्रेनिंग काल से लेकर अब तक थाने किस स्थिति में आ गए हैं, कितना उसमें परिवर्तन हुआ है या उसमें और क्या सहयोग किया जा सकता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त बढ़ाई जाए और यातायात की व्यवस्था ठीक की जाए, यही सभी पर चर्चा हुई है। और हमें लगता है कि आने वाले समय में हमारी पुलिस और अच्छे तरीके से काम करेगी और जो अवांछित तत्व हैं उन तत्वों पर सख्ती से निपटेगी। पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हरक सिंह रावत ने ईडी से करीब 12.5 घंटे लंबी पूछताछ की। आपको बता दें कि पाखरू टाइगर सफारी घपले के मामले में पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत तीसरे नोटिस पर प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। वहीं पूछताछ के बाद हरक सिंह रावत ने वीडियो जारी कर कहा कि जो भी आरोप उनके ऊपर लगे हैं, उन्होंने ईडी के सामने दस्तावेजों के साथ जवाब दिए। उन्होंने पूरे मामले में खुद को निर्दोष बताया है। साथ ही कहा कि प्रवर्तन निदेशालय और आयकर जैसी जांच एजेंसी का केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है। सीबीआई के मैं देखे ईडी के अधिकारियों से हमारी कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि उन तो नौकरी कर रहे हैं, उनको जो निर्देश होते हैं। लेकिन आज जिस तरह ईडी ने मुझसे 11-12 घंटे बातचीत पूछताछ की है, पाखरो टाइगर सफारी उत्तराखंड के लिए एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। पाखरो टाइगर सफारी बननी चाहिए और ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट के लिए ईडी क्या सीबीआई क्या कोई भी एजेंसी अगर मुझे सजा देने के लिए तैयार है तो मैं उस सजा को भुगतने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैंने एक अच्छे उद्देश्य के लिए काम किया, उत्तराखंड के भले के लिए काम किया। पाखरो टाइगर सफारी बनने से जीव जंतुओं का भी संरक्षण होता। जो बुजुर्ग टाइगर होते हैं, शिकार नहीं कर पाते हैं, उनको इन बाड़े में रखा जाता, उनकी उम्र बढ़ती और उन टाइगर को देखने के लिए जो लोग टूरिस्ट आता, उससे लाखों लोगों को रोजगार मिलता। आज ये पाखरो टाइगर सफारी अगर बन गई होती, पाखरो टाइगर सफारी से उत्तराखंड का भला था, इस देश का भला था। और इस उद्देश्य के लिए उसमें जिस तरह मुझ पे आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे पेड़ कटाने का, मंत्री के लेवल पर पेड़ कटाने का कोई निर्णय नहीं होता है, ये अधिकारियों के स्तर पर काम होता है। डेफो की पोस्टिंग माने मुख्यमंत्री के स्तर पर होती है।
वन मंत्री केवल सिफारिश कर सकते हैं। तो जो भी आरोप मुझ पे थे, आज मैंने ईडी के सामने सारे दस्तावेज के साथ उनको सारे तथ्य और दस्तावेज उनको दिए हैं। दुनिया भर में मंकी पॉक्स बीमारी का प्रकोप चल रहा है और यह बीमारी तेजी से फैल रही है। भारत में भी कुछ राज्यों में यह बीमारी अपना पैर पसार चुकी है और इसी को लेकर पचपादून के विकासनगर में उप जिला चिकित्सालय को इससे निपटने के लिए अलर्ट मोड पर रखा गया। हालांकि यहां पर अभी तक एक भी मरीज मंकी पॉक्स बीमारी के नहीं मिले हैं। उप जिला चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर विजय कुमार का कहना है कि अभी तक विकासनगर में इस तरह के मरीज नहीं पाए गए हैं, लेकिन फिर भी चिकित्सालय को अलर्ट मोड पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस बीमारी से मरीज को शुरुआती दौर में तेज बुखार और साथ ही शरीर में फुंसियां निकलती हैं। यदि किसी व्यक्ति में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो वो तुरंत अपने आप को परिवार के अन्य सदस्यों से अलग कर ले और नजदीकी अस्पताल में अपना उपचार करवाएं। ये बीमारी मंकी पॉक्स की दुनिया में भी चल रही है, तो हम भी अलर्ट मोड पे हैं। इसमें ज़्यादातर बुखार के साथ शरीर में दाने वगैरह होते हैं, तो हमारे हॉस्पिटल में हम पूरी तैयारी में हैं और अगर ज़रूरत पड़ती है, कोई मरीज आता है तो उसकी जांच की, इलाज की और आइसोलेट करने की व्यवस्था हमारे पास है। लेकिन सौभाग्य से अभी तक बीमारी हमारे विकासनगर में भी नहीं आई है और कल तक तो मेरी जानकारी में देहरादून में भी नहीं थी। तो अभी हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन खास करके से जो विदेश से लोग आ रहे हैं उनकी एयरपोर्ट पे जांच की जा रही है। तो ऐसे कोई भी लोग हैं तो वो जरा दूर रहें और ऐसी कोई भी सूचना किसी को विदेश से आने वाले व्यक्ति की मिलती है कि उसको इस तरह के दाने वगैरह कुछ हो रहे हैं तो वो तुरंत चिकित्सालय में संपर्क करें ताकि हम उसकी जांच कर सकें और अगर जरूरत पड़ती है तो उसको आइसोलेट करने की और इलाज करने की व्यवस्था है। लोहाघाट पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे में संतोला के पास अचानक भारी भूस्खलन हो गया। भूस्खलन से बड़ी मात्रा में मलबा हाईवे पर आ गया, जिसके चलते हाईवे बंद हो गया और हाईवे बंद होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई और सैकड़ों यात्री फंस गए हैं। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता हरीश चंद्र तिवारी ने बताया कि सुबह जोरदार आवाज के साथ अचानक भारी भूस्खलन हुआ और बड़ी मात्रा में मलबा हाईवे में आ गया है। उन्होंने बताया कि मलबे से हाईवे पूरी तरह बंद हो गया और भूस्खलन लगातार जारी है। वहीं हाईवे के अधिकारियों के मुताबिक हाईवे खोलने के लिए मशीन भेज दी गई है, पर लगातार पहाड़ी से मलबा आने से हाईवे खोलने में दिक्कतें आ रही हैं। खटीमा विधानसभा क्षेत्र के मेलाघाट क्षेत्र से लगी भारत नेपाल सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों के साथ ही स्थानीय पुलिस विभाग, वन विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक सीमा क्षेत्र में हुए अतिक्रमण का सर्वे शुरू कर दिया है। तहसीलदार हिमांशु जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत नेपाल सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, पुलिस विभाग, वन विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा सीमा क्षेत्र में नोमैंस लैंड 0 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर के अंतर्गत हुए अतिक्रमण को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है और जिसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी और इसके बाद प्राप्त होने वाले निर्देशों के मुताबिक अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी और इस दौरान सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ वन क्षेत्राधिकारी महेश जोशी, तहसीलदार हिमांशु जोशी, पटवारी कुलविंदर सिंह और अन्य विभागीय कर्मचारी उपस्थित रहे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।